चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे गुप्तोत्तर काल के बारे में, यानी गुप्त काल के प्रशासन के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, इसके विषय में कुछ प्रमुख तथ्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, और इसे पूरी तरह अपने दिमाग में बैठा लीजिए ताकि आने वाली परीक्षा में आप लोगों को इससे काफ़ी मदद मिल सके। तो गुप्त वंश के शासनकाल की व्यवस्था क्या थी दोस्तों? गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, यानी गुप्त साम्राज्य की गुप्त साम्राज्य की गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई की क्या थी? सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। क्या थी? देश थी। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासन को कौन चला जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। जो शासक था इसके क्या कहलाता था? गोप्ता कहलाता था। ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान रखिएगा इसको। गोप्ता क्या कहलाता था? गोप्ता कहलाता था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश था। और देश का शासक क्या कहलाता था? गोप्ता कहलाता था। गोप्ता कहलाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी। दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी? प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी। भुक्ति। दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी? भुक्ति थी। और ध्यान दीजिए, ये प्रश्न कई बार पुटअप किया गया है। पूछ देता कि भुक्ति का शासक क्या कहलाता था? तो भुक्ति का शासक दोस्तों जो है ऊपरी कहलाता था। क्या कहलाता था? ऊपरी। भुक्ति का शासक ऊपरी कहलाता था। देश का शासक क्या कहलाता था? गोप्ता कहलाता था। और प्रादेशिक दूसरी इकाई जो थी भुक्ति, उसको ऊपरी, इसका शासक जो हो ऊपरी कहलाता था। शासक ऊपरी कहलाता था। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई थी। क्या था? भुक्ति के नीचे जो था विषय। भुक्ति से नीचे की इकाई जो थी वो विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? विषयपति कहा जाता था। इसके प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। क्या? विषयपति कहा जाता था। ये प्रश्न उठता है दोस्तों, विषय के प्रमुख को क्या कहा जाता था? विषयपति कहलाता था। विषयपति किसका प्रमुख हुआ करता था? तो विषय का प्रमुख विषयपति होता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपासी कहलाता था। पुलिस विभाग जो था गुप्त काल में, पुलिस विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? दंडपासी कहा जाता था। दंडपासी। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? दंडपासी कहलाता था। दंडपासी कहलाता था। ये सब बातें ध्यान रखिए। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी जो हुआ करते थे उन्हें चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी होते थे, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी जो होते थे, साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चाट एवं भाट। चाट एवं भाट। प्रश्न उठता है कि चाट और भाट किसे कहा जाता था? तो पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी हुआ करते थे, जिन्हें चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई थी ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? छोटी इकाई। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। क्या थी? ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गुप्त काल में हुआ करती थी। और इसके मुखिया को कहा जाता था, यानी ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। किसके द्वारा? ग्राम सभा द्वारा। ग्राम का प्रशासन जो है ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। और इसके मुखिया को, ग्राम सभा का मुखिया कौन होता था? ग्रामीण होता था। कौन होता था? ग्रामीण कहलाता था। गुप्त काल में ग्राम सभा के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीण।
ग्रामिक कहलाता था, एवं अन्य सदस्य क्या कहलाते थे? अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अन्य सदस्य जो ग्राम के होते थे महत्तर कहलाते थे, महत्तर कहलाते थे। ये सब पॉइंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। ग्राम सभा के अन्य सदस्य होते थे महत्तर कहलाते थे। ग्राम सभा का प्रशासन किससे चलता? ग्राम सभा चलाता था, और इसके मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। इनके सदस्यों को महत्तर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इनके सदस्यों को महत्तर कहा जाता था। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। ग्राम समूह ग्राम समूह की जो छोटी इकाई थी, छोटी इकाई उसे क्या कहा जाता था? पेट कहा जाता था। पेट, ध्यान रखिए, ग्राम समूह की जो छोटी इकाई थी उसे पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में, किसमें? दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख में, ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का वर्णन मिला है। यानी भूमि विक्रय संबंधी, किसका? भूमि विक्रय संबंधी, भूमि विक्रय संबंधी विषयों की जानकारी किससे मिली है? दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख से प्राप्त होता है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4, भू राजस्व जो है, भू राजस्व उत्पादन का 1/4 और या 1/6 भाग, 1/6 भाग लिया जाता था। कितना हुआ करता था? भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6, यानी 1/4 भाग से 1/4 भाग से 1/6 भाग तक भू राजस्व लिया जाता था। भू राजस्व गुप्त काल में लिया जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। गुप्त साम्राज्य में जो है निम्न प्रकार की भूमि थी, यानी कुल 5 प्रकार की भूमि थी। पहली भूमि थी क्षेत्र। क्या था? पहली भूमि क्षेत्र थी। ये क्षेत्र भूमि क्या होती थी? कृषि करने योग्य होती थी। कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? क्षेत्र कहा जाता था। दूसरी प्रकार की भूमि जो हुआ करती थी दोस्तों, वास्तु होती थी। क्या होती थी? वास्तु। दूसरी प्रकार की भूमि वास्तु कहलाती थी। यहाँ पर लोग क्या करते? निवास करते थे। वास करने योग्य भूमि, क्या? वास करने योग्य भूमि, वास करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? वास्तु कहा जाता था। कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। गुप्त काल में वास करने योग्य भूमि क्या कहलाती थी? वास्तु कहलाती थी। तीसरे प्रकार की जो भूमि थी दोस्तों, जो चारागाह था। क्या था? चारागाह। तीसरे प्रकार की भूमि चारागाह थी, जो पशुओं के चारा योग्य भूमि थी। पशुओं के चारागाह योग्य भूमि, चारागाह यानी पशुओं को चराने योग्य भूमि जो थी वो क्या कहलाती थी? चारागाह भूमि कहलाती थी। चारागाह योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था। चौथे प्रकार की जो भूमि थी दोस्तों, वो सिल कहलाती थी। क्या कहलाती थी? सिल। ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये मिलाने के लिए भी आ जाता है और पूछ दिया जाता है कि सिल पर किस प्रकार की भूमि थी। तो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी, जो जोतने योग्य नहीं थी, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी, वो सिल कहलाती थी। अपरहत, पांचवी भूमि थी अपरहत। अपरहत प्रकार की जो भूमि थी दोस्तों, अपरहत प्रकार की ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। अपरहत क्या कहलाता था? जंगली भूमि को
जंगली भूमि को अपरहद कहा जाता था। तो इस प्रकार से गुप्त काल में 5 प्रकार की भूमियाँ थी। क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास करने योग्य जो भूमि थी दोस्तों, वास्तु कहलाती थी। चारागाह, पशुओं के चारा योग्य जो भूमि थी, चारागाह योग्य भूमि थी, वो चारागाह कहलाता था। सील, ऐसी प्रकार की जो वो भूमि थी जो जोतने योग्य नहीं थी, जोतने योग्य नहीं थी, वो भूमि क्या कहलाती थी? सील कहलाता था। और जंगली प्रकार की जो भूमि थी, अपरहद कहलाता था। सिंचाई के लिए दोस्तों गुप्त काल में रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? रहट या घंटी, रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। घंटी यंत्र का प्रश्न उभर का सामना आता है कि रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किस शासनकाल में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था? तो ये गुप्त काल में किया जाता था। किसके लिए? गुप्त काल में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था। श्रेणी व्यापारियों का समूह होता था, इसके प्रधान को दोस्तों जो क्या कहा जाता था? ज्येष्ठ कहा जाता था। प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था। क्या? ज्येष्ठक। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। व्यापारिक केंद्र गुप्त काल में कौन था? उज्जैन। उज्जैन जो है व्यापार की दृष्टि से ये व्यापारिक केंद्र था। व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में व्यापारिक केंद्र कौन था? तो दोस्तों व्यापारिक केंद्र उज्जैन था। उज्जैन गुप्तों का राजधानी भी था। इससे पहले पाटलिपुत्र राजधानी था, लेकिन बाद में इसे उज्जैन को बना दिया गया। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनके स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया। स्वर्ण मुद्रा का क्या कहा जाता था? स्वर्ण मुद्रा को गुप्त काल में दिनार के नाम से न जाना जाता था। क्या? दिनार। स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन, कायस्थ एक प्रकार की जाति थी दोस्तों। इसका सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति। कहाँ पे? याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में किसका उल्लेख मिलता है? कायस्थों का उल्लेख मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओसनम स्मृति में। जाति के रूप में इसका वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ओसनम स्मृति में मिलता है। ओसनम स्मृति में मिलता है। स्मृति ओसनम स्मृति में मिलता है। ओसनम स्मृति में प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कायस्थों का सर्वप्रथम वर्ण कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। और जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओसनम स्मृति में मिलता है। बिंद जंगल में सबर जाति के एक लोग रहा करते थे। बिंद जंगल में, कहाँ पे? बिंद जंगल में सबर जाति के लोग रहा करते थे। किस जाति के लोग? सबर जाति के लोग रहा करते थे। और इनका मुख्य कार्य क्या था? ये अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। क्या? अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। तो प्रश्न उठता है दोस्तों, या बन सकता है कि बिंद जंगल में कौन सी जाति रहती थी जो कि अपने देवताओं को मनुष्य के मांस का चढ़ाते थे? तो ये सबर जाति के लोग हुआ करते थे। और बिंद जंगल में, कहाँ पे? बिंद जंगल में ये जाति पाई जाती थी। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में। कब? 510 ईस्वी एरण अभिलेख से भानुगुप्त नाम
भानुगुप्त भानुगुप्त के समय हिरण अभिलेख से जो है हिरण अभिलेख भानुगुप्त हिरण अभिलेख 510 ईस्वी के भानुगुप्त के हिरण अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा का पहला वर्णन जो है 510 ईस्वी में क्या मिलता है, सती प्रथा का वर्णन मिलता है। सती प्रथा का वर्णन मिलता है किसके समय में, भानुगुप्त के समय, भानुगुप्त के समय मिला था 510 ईस्वी में इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी। जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु, किसी भोजराज, क्या नाम था उसका, भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी ने सती होने का उल्लेख किया है। उसके पत्नी का सती होने का उल्लेख मिलता है, सती होने का उल्लेख मिलता है। यानी भोजराज की पत्नी थी जो 510 ईस्वी में अपने पति के साथ जो है सती हुई थी। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला, वेश्यावृत्ति करने वाली महिला, वेश्यावृत्ति करने वाली जो महिला थी क्या कहलाती थी, वेश्यावृत्ति करने वाली महिला जो है गणिका कहलाती थी। क्या, गणिका कहलाती थी। और जो वृद्ध गणिकाएँ होती थी, जो वृद्ध वेश्याएँ होती थी, वृद्ध वेश्या जो होती थी उन्हें कुट्टनी क्या कहा जाता था, कुट्टनी कहा जाता था, कुट्टनी कहा जाता था। तो कुट्टनी किसे कहा जाता था, वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। गणिका किसे कहा जाता था, वेश्यावृत्ति को गणिका कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। यानी गुप्तों का जो राजधर्म था दोस्तों वैष्णव धर्म था। गुप्तों का राजधर्म वैष्णव धर्म था। वैष्णव, गुप्तों का राजधर्म जो है वैष्णव धर्म था। विष्णु महान गरुण गुप्तों का राज चिन्ह थे। गुप्तों के राज चिन्ह क्या था, राज चिन्ह जो है गुप्तों का राज चिन्ह गरुण था। कहते गरुण। गुप्तों ने अपना राज्य चिन्ह किसको बनाया था, भगवान विष्णु के वाहक गरुण को बनाया था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है। अवशेष जो है झांसी का दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर या देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का अवशेष है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्त काल की हैं। यानी अजंता में जो गुफाएं हैं कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें 16 और 17 गुप्त काल की हैं। किसकी हैं, गुप्त काल की हैं। 16 और 17 गुप्त काल की हैं, जिसमें 16 और 17 गुप्त काल में। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी, 16 में गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। यानी गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन का जो राजकुमारी का चित्र है वो प्रशंसनीय है, चित्र प्रशंसनीय है। और गुफा संख्या 17 का जो चित्र है, गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला क्या कहा गया, चित्रशाला कहा गया। प्रश्न ये उठता है कि गुप्त वंश में वो कौन सा गुफा था जिसके चित्र को चित्रशाला कहा जाता है। चित्रशाला कहा जाता तो गुफा संख्या 17 है जिसे चित्रशाला कहा गया। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण, यानी चित्रशाला में बुद्ध के जन्म,
जीवन, जन्म जीवन महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण, जन्म जीवन महाविनिष्क्रमण एवं महापरिवाण की घटना, एवं महापरिवाण की घटना, महापरिवाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। यानी गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र जो है बनाए गए हैं। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की जो गुफा है दोस्तों, अजंता की गुफा बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। किससे? महायान शाखा से संबंधित है। हिनयार और महायान के संप्रदाय कब मिले थे? तो बौद्ध धर्म के चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तो बौद्ध धर्म यानी अजंता की गुफा किससे संबंधित है? महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा। गुप्त काल में निर्मित कौन? बाघ की गुफा। बाघ की गुफा ये गुप्त काल में निर्मित था, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर। कहाँ पे ये? ग्वालियर के समीप। ग्वालियर के समीप है बाघ नामक स्थान पे है। बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काट कर बनाया गया है। किसको? विंध्य पर्वत को काट कर बनाया गया है। विंध्य पर्वत को काट कर बनाया गया है। तो बाघ नामक गुफा जो है किस पर्वत को काट कर बनाया गया है? तो विंध्य पर्वत को काट कर बनाया गया है। किसके काल में बनाया गया था? गुप्त वंश के काल में बनाया गया था। बाघ का गुफा कहाँ पे स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है और विंध्य पर्वत को काट करके इसे बनाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धनवर्ती थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, यानी गुप्त काल में ये प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र संस्कृत किसमें लिखा गया था? संस्कृत में। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। यानी बाइबिल के बाद पंचतंत्र को दूसरा स्थान माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। क्या है? स्थान दूसरा है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न उठता है कि गुप्त काल में वो कौन सी रचना थी जो कि बाइबिल के बाद उसका दूसरा स्थान था? तो ये विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र था। और ये ध्यान रखिए, बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। ये पंचतंत्र के 5 भाग हैं। पंचतंत्र के 5 भाग हैं। ध्यान दीजिए, पंचतंत्र के 5 भाग हैं। पहला है मित्रभेद। दूसरा है मित्रलाभ। तीसरा है दोस्तों मित्र संधि या संधि विग्रह। मित्र संधि कहते हैं या संधि विग्रह है। चौथा है लब्ध प्रणाश।
क्या है? 14 लब्ध प्रणास है। 5वां है दोस्तों अपरिच्छाकारित्व। 5वां अपरिच्छाकारित्व। 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 ये 5 भेद हैं। पंचतंत्र के 5 भाग हैं। मित्र भेद है, मित्र लाभ है, संधि विग्रह है, लब्ध प्रणास है और अपरिच्छाकारित्व है। यानी पंचतंत्र के को 5 भागों में बांटा गया। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे और एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यानी आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ये बात किसने बताई थी? तो आर्यभट्ट ने बताई थी। किसने बताई थी? आर्यभट्ट ने बताई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान ब्राह्महिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि थे। ब्राह्महिर, धन्वंतरी, ब्राह्महिर, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त आदि जैसे विद्वान जो है गुप्त काल यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में उनके दरबार में रहा करते थे। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। पुराणों की वर्तमान रचना किसके काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। गुप्त काल में हुई थी। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? राजकीय भाषा प्राकृत क्या थी? प्राकृत थी। ध्यान रखिए, पूछ देगा तथा कि गुप्त काल में राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक भाषा जो गुप्त काल की राजकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? चांदी के सिक्के रुपये का कहलाते थे। क्या? रुपये का कहलाते थे। चांदी के सिक्के रुपये का कहलाते थे। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, नारद, कात्यायन कौन कौन है? याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति। स्मृतियों की रचना। बृहस्पति स्मृतियों की रचना जो हुई थी दोस्तों किस काल में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में ही मानी जाती है। कब मानी जाती है? गुप्त काल में मानी जाती है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। विष्णु मंदिर गुप्त काल में प्रसिद्ध मंदिर। गुप्त
कालीन प्रसिद्ध मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर। इसके बारे में जान लीजिए। गुप्त काल प्रसिद्ध मंदिर विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर। ध्यान दीजिए विष्णु मंदिर कहाँ पे है? ये तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? तिगवा जबलपुर, जबलपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में। गुप्तकालीन है विष्णु मंदिर तिगवा में, जबलपुर मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर, शिव मंदिर। ध्यान दीजिए शिव मंदिर कहाँ है? भूमरा, ये भूमरा में है शिव मंदिर, भूमरा। शिव मंदिर भूमरा में है। और नागौदा मध्य प्रदेश। कहाँ पे है ये? नागौदा मध्य प्रदेश। ये सब पॉइंट याद करने योग्य हैं दोस्तों। इससे पूरी तरह से अपने माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि ये आने वाले सब प्रश्न हैं। पार्वती मंदिर, पार्वती मंदिर। पार्वती मंदिर कहाँ पे है? तो पार्वती मंदिर दोस्तों जो है नैना कुठार। कहाँ पे? नैना कुठार। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में स्थित है। दशावतार मंदिर, दशावतार, दशावतार मंदिर कहाँ पे है? ध्यान दीजिए दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? देवगढ़ झांसी, देवगढ़ झांसी कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर, शिव मंदिर, शिव मंदिर दोस्तों जो है ये खो नागौर, यानी खो नागौर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है खो नागौर मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव मंदिर, भीतरगांव मंदिर, भीतर गांव मंदिर, भीतरगांव मंदिर दोस्तों जो है भीतरगांव लक्ष्मण, भीतरगांव कहाँ पे है? भीतरगांव लक्ष्मण मंदिर ईंटों कानपुर में। भीतरगांव लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे? ये ईंटों का बना हुआ है। किसका? ईंटों का बना हुआ है। और ये कानपुर में। कहाँ पे है? कानपुर उत्तर प्रदेश में है। कानपुर उत्तर प्रदेश में। जिस तरह भीतरगांव का मंदिर, भीतरगांव लक्ष्मण मंदिर है, ये ईंटों का बना हुआ है। ईंटों का बना कानपुर का प्रसिद्ध मंदिर है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य से ये बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों को मैंने दिया। और गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियाँ सदस्य थी को क्या कहा जाता था? जिसकी शिल्प श्रेणियाँ, शिल्प श्रेणियाँ सदस्य उसे क्या कहा जाता था? तो निगम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निगम कहा जाता था। ध्यान दीजिए गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियाँ जो है सदस्य थी को क्या कहा जाता था? निगम कहा जाता था। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? अग्रहार, अग्रहार से क्या तात्पर्य है? क्या जानते हैं अग्रहार के बारे में? तो ये ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान था। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान था, भूदान था। यानी ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि को अग्रहार कहा जाता था। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? विदिशा के पास उदयगिरी, उदयगिरी गुफाओं का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो उदयगिरी गुफाओं का निर्माण जो उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का, किसका? बुद्ध गुफाओं का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था गुप्त काल में। किसके काल में?
गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट, गुप्त काल में हुआ था। बराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया? बाराह, बाराह देवता, बाराह शायद दोस्तों, बराह गुहा देवता नहीं, बराह गुहा। बराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? तो इस देवता के सम्मान में करवाया गया था भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के सम्मान में। यानी बराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? तो भगवान विष्णु के समय में, भगवान विष्णु को के सम्मान में करवाया गया था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? तो रेशमी कपड़े का। किसका? रेशमी कपड़े का आयात जो है चीन से किया जाता था। कलर के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था और कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? पैठन किस लिए प्रसिद्ध था? पैठन गुप्त काल में दोस्तों जो है व्यापारिक मंडी थी। व्यापारिक, गुप्त काल में व्यापारिक मंडी कहाँ थी? तो ये पैठन में थी। कहाँ पे थी? पैठन में व्यापारिक मंडी था। पैठन क्या था? व्यापारिक मंडी था। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ। शतरंज का खेल, शतरंज का खेल गुप्त काल में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? गुप्त काल में प्रारंभ हुआ। शतरंज का खेल दोस्तों गुप्त काल में प्रारंभ हुआ। गुप्त काल में प्रारंभ हुआ जहाँ चतुरंग के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल इसको चतुरंग के नाम से जाना जाता था। चतुरंग, चतुरंग के नाम से जाना जाता था। चतुरंग के नाम से किसे जाना जाता था? शतरंज के खेल को जो है चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से फिर ये कहाँ गया? ईरान एवं यूरोप पहुँचा है। ईरान एवं यूरोप, ईरान एवं यूरोप पहुँचा। यही शतरंज जो है इसके पश्चात ईरान और यूरोप पहुँचा। गुप्त काल के समय में ही मध्य भारत में रजसिकों, मयूर शैलों में का प्रचलन हुआ। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में ही हुआ था। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ईंटों से निर्मित गुप्तकाल मंदिर, गुप्तकाल मंदिर कहाँ पे है? बिठूर, कानपुर में। बिठूर, बिठूर कानपुर में। ध्यान रखिए, बिठूर कानपुर में, कानपुर में गुप्तकाल में ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर बिठूर कानपुर में है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।